औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, हमारा ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बजाय तखलीक़ कायनात है। आप अल्लाह पाक के सबसे जो पैगाम अल्लाह पाक का था उसको देने वाले हैं। अल्लाह पाक के सबसे जो है वो मुकर्रम तरीन नबी है। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है, खलीलुल्लाह एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद खान एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 25/2018। इसमें मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी और मिस्टर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब हैं इस केस को सुनने वाले। फैसला जो लिखा है वो जस्टिस याया अफरीदी साहब ने लिखा है। नाज़रीन इकराम, the petitioner filed instant appeal challenging three concurrent findings recorded by the courts below of a matter concerned the legacy of the maternal great-grandfather as legal heirs being his great-grandchildren after a lapse of 30 years following the death of their mother। ये इस केस में निचली तीन अदालतों के, सिविल कोर्ट, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले थे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह सिविल अपील की गई है, जिसमें ग्रेट ग्रैंड जो है ना, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर परनाना की प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा गया। और जो हिस्सा मांग रहे हैं इनकी वालदा अभी 30 साल पहले फौत हो गई थी। अब इसमें जो हम इशू डिस्कस कर रहे हैं इस जजमेंट में वो ये है कि whether the law of limitation applies to a case when a third party interest in the state of the disease predecessor has already been established, कि क्या ऐसे केसेस में मियाद समात के कानून का इतलाक होता है अगर विरासती प्रॉपर्टी में किसी तीसरे फरीक का जो इंटरेस्ट है वो स्टैब्लिश हो चुका हो, साबित हो चुका हो। मसलन तीसरे फरीक से मुराद ये है कि वो प्रॉपर्टी आगे किसी को फरोख्त कर दी गई हो या गिफ्ट कर दी गई हो, तो क्या उस पर मियाद समात लागू होगी या नहीं होगी। ये इस हवाले से जजमेंट है जी। इसमें यह कहा गया है कि द लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज टू अ केस व्हेन अ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन द स्टेट ऑफ द डिजीज प्रेडिसेसर हैज ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड। उनका जनाब, अगर किसी विरासती प्रॉपर्टी में तीसरे फरीक का जो इंटरेस्ट है, यानी कि उसे या तो सेल किया गया या गिफ्ट किया गया, ये साबित हो जाए तो फिर वहां पर लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होगा। Where third party interest is created in the inherited property is legally more problematic। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखती है कि जब विरासती प्रॉपर्टी में से किसी तीसरे फरीक का हक साबित हो जाए, स्टेब्लिश हो जाए, तो फिर उसका फैसला करना काफ़ी मुश्किल होता है। एज द लीगल हेयर वुड देन हैव टू फेस द रिथ ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि फिर कानूनी वारसान को जो लिमिटेशन का पीरियड है, वक्त है, उसको मियाद समात के हवाले से उसे फिर जो है उसका सामना करना पड़ता है। The burden of proof would rest on the claimant here to demonstrate and prove that he was not aware of having been deprived। तो फिर क्लेमेंट को, जो क्लेम करने वाले हैं, जो अपना हिस्सा वरासती हिस्सा मांग रहे हैं, उनको ये साबित करना होगा कि उनको इस बात का नहीं पता था कि उनको डिप्राइव कर दिया गया उनके वरासती हक से।
इस हवाले से अदालत कहती है कि उनको गिव कोजेंट रीजन फॉर नॉट चैलेंजिंग द प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे अरसे तक उस प्रॉपर्टी को, इस केस में जो है ना वो 60 साल गुजर गए, इतना लंबा अरसा जो उन्होंने इसको चैलेंज नहीं किया थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट के बावजूद, तो फिर उसकी कोई वाजे और मजबूत जो है ना उसके जो है ना वो उन्हें रीजंस देनी होगी, वजूहात बयान करनी होगी। आर शोइंग कंप्लेसिटी बिटवीन द बायर एंड द सेलर, or that the buyer knew of his interest in the property and yet proceeded to acquire the same, या ये साबित करना होगा बायर और सेलर के दरमियान जो ताल्लुक था, और या ये साबित करें कि सेलर को बायर को पता था कि ये इसमें ये किसी का विरासती हिस्सा मारकर उसको दिया गया है, ये भी साबित करें। ये अब साबित करना किसकी जिम्मेदारी है? जिसने ये क्लेम किया कि मेरा हिस्सा मुझको दिया जाए। That the buyer knew of his interest in the property and yet proceeded to acquire the same. It is when faced with such legal handicap that the claimant here may seek exception to the bar of limitation provided under Section 18 of the Limitation Act by establishing that he was kept unaware to the cause of action or accrual of his rights through fraud and therefore was an injuriously affected person. अब इन हालात में उन्हें फिर लिमिटेशन का जो एक्ट है उससे वो अपने आप को बचाना चाहें क्लेमेंट जो हैं दावा करने वाले, तो फिर और वो ये कि जी हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है, तो उनको फिर ये साबित करना पड़ेगा कि इनके साथ फ्रॉड था, वो अनअवेयर थे, उन्हें नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी जो है उनकी अब वरासती हक से कहीं और ट्रांसफ़र हो गई है। Thus, in cases where the claimant here, being an injuriously affected person, has a right to sue, does not institute the suit claiming his right within the prescribed limitation period. Thus, ऐसे cases where the claimant here, जहां पर वरासती हक मांगने वाला जो है वो बीइंग एन इंजरियसली अफेक्टेड पर्सन, एक अफेक्टेड पर्सन होने के उसको ये राइट है कि वो केस करे, डज नॉट इंस्टीट्यूट द क्लेमिंग सूट क्लेमिंग हिज राइट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन, और अगर वो उसे पता चल गया है कि उसको डिप्राइव कर दिया गया उसके वरासती हक से और वो उसके लिए दावा दायर नहीं करता, नो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन बी अवेलेबल टू हिम, तो ऐसे शख्स को मजीद जो है वो मियाद समात में के लिए टाइम नहीं मिलेगा। His legal heirs or any other person who derives his right to sue from or through him, the injuriously affected person, तो ऐसे शख्स को या उसके आने वाले उसके अलावा कोई और जो उससे अफेक्ट हुए होंगे जो उसकी नस्ल में से, उनको फिर वो दावा करने का हक हासिल नहीं होगा। तो क्या है जनाब, क्लेमेंट को जब पता चला कि अब उसे डिप्राइव कर दिया गया उसके हक से 1958 में, तो फिर उसे चाहिए था कि उसके खिलाफ केस कर देता, तो जैसे वो उनके नाम से प्रॉपर्टी हट गई, वो उसमें शामिल नहीं रहे, उनका नाम ही नहीं है उसके बीच में उनकी माँ का, तो गोया कि वहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया था, तो उन्हें सू करना चाहिए था। In the matter at hand, the threatened or apprehended denial occurred when Hafizullah transferred the share of Maharullah into his own name in the revenue record during 1958-60. उन्होंने कहा जनाब ये जो थ्रेट करके डिनाइल किया गया कि एक वारस हफीजुल्लाह ने महरुल्लाह का जो हिस्सा था खानजादी के अब्बा जान का, वो अपने नाम 1958 में करवा लिया था। The actual denial of the rights of the appellant took place over 60 years ago. तो इसका मतलब है एक्चुअल डिनाइल जो था वो 2006 में जो ये कह रहे हैं वो नहीं हुआ, बल्कि 1960 में ही हो गया था जब उसने अपने नाम प्रॉपर्टी करवा ली थी।
when Hafizullah, father of the respondent, sold to the other portion of the disputed property in year 1964 and 1977. The actual denial of the rights of appellant took place over 60 years ago. 60 साल पहले हो गया था जब हफीजुल्लाह फादर ऑफ द रिस्पोंडेंट सोल्ड टू अदर्स, जब उसने अपनी ज़मीनें दूसरों को बेच दी। पोर्शन ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी 1994 और 97 को बेच दी। देयरफॉर considering that third party transaction were executed 60 years ago, 30 साल पहले 1994 और 2024, 30 साल पहले थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा हो गया। 1958 में भी हो गया था कि कोई भी किसी को भी वो बेच सकते, लेकिन अब 1994 में बेचा गया है ज़मीन को, तो 6 साल वो हो गए, 4 साल और 24, 30 साल हो गए। 58 में वो डिप्राइव हो गए थे, उन्हें चाहिए था कि उनकी काज ऑफ एक्शन बन गई थी, उन्होंने नहीं किया, तो फिर 94 और 97 में वो प्रॉपर्टी आगे बिक गई। Therefore, considering that the third party transaction was executed 60 years ago, the period of limitation under Article 120 of the Schedule to the Limitation Act has elapsed and therefore makes the suit filed by the appellants in 2007 टाइम बार्ड। तो ये टाइम बार्ड था केस। नाज़रीन इकराम, देखिए असल में उनको 1958 में कर दिया गया था, उससे उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो टेक ओवर कर ली थी मेहरुल्लाह की, कायम खान ने। उस वक्त काज ऑफ एक्शन पैदा हो गई। फिर 30 साल बाद जो पोर्शन बचा था वो भी बेच दिया उन्होंने, प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी बेच दी। तो अब अदालत का कहना है कि वो लिमिटेशन में केस आ गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अशरफ आसमी एडवोकेट से राब्ता करने के लिए 0300426228 व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिए।